तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आइसोमर्स कैसे निकालते थे। जैसे कि हमने देखा था कि डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूला, सेम मॉलिकुलर फार्मूला होगा जिन जिन क्लास का वो आइसोमर्स होंगे। तो अगर किसी मॉलिकुलर फार्मूले में आइसोमर्स बनाना होता है तो हमें ये देखना होता है कि कितने डिफरेंट क्लास से इसका जनरल फार्मूला मैच हो रहा है। तो उसके हिसाब से आइसोमर्स हमने बनाया था, हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था। आज हम देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये कॉन्सेप्ट है, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फैक्टर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद से आइसोमर्स बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बनाना इजी हो जाएगा मीन्स मतलब ये डिसाइड करना पहले कि कोई भी मॉलिकुलर फार्मूला किस किस क्लास में बन सकता है, ये डिसाइड होगा। और हर एक क्लास में स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए, वो सेपरेटली मैंने बताया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नीट के लिए या जे के लिए। ठीक है, तो आइसोमर्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि किसी मॉलिकुलर फार्मूले में कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो उसके लिए वो मॉलिकुलर फार्मूला कौन कौन सी क्लास में आ सकता है ये देखना होगा। उसको देखने का दो तरीका, एक तो जनरल फार्मूले से आप चेक कर लो, दूसरा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन समझना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, उसके बाद से हम इसको आगे इसका एप्लीकेशन पार्ट करके आइसोमर्स बनाना आपको बताएंगे। ओके, ठीक है। तो देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या हाइड्रोजन डिफिशियंसी फैक्टर। ठीक है, ये होता क्या है पहले मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे नीचे। ठीक है, जैसे आप देखो कार्बन, कार्बन हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन में समझते हैं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, फिर उसके हिसाब से फार्मूला देखेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन हम ले लेते हैं जैसे एल्केन, CH3, CH3। दूसरा एल्कीन ले लेते हैं 2 कार्बन का, CH2, CH2। एल्काइन ले लेते हैं 2 कार्बन का, CH, CH। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब कि कितना डिग्री अनसेचुरेशन है। अब जैसे इस हाइड्रोकार्बन को हम देखें यहाँ पे, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बनता है तो ड्यू टू कैटनेशन कार्बन चेन बन जाता है। और कार्बन चेन बनने के बाद से जितने हाइड्रोजन कम होते हैं कोवैलेंसी के हिसाब से, उतने हाइड्रोजन वहां पे कंप्लीट करता है कोवैलेंसी को। ठीक है, तो कार्बन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उस हाइड्रोकार्बन को हमने बोला हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं अनसैचुरेटेड, मैं ये भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देखो कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। अब हाइड्रोजन कितना हो सकता है सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू कैटनेशन ये तो बनेगा ही सबसे पहले। बाकी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3, तो 3 हाइड्रोजन को वैलेंसी कंप्लीट हुआ, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन को वैलेंसी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने के बाद से मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकता है, मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन यहाँ हो सकता है, और वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना होगा, बट यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो एक बॉन्ड और पाई बॉन्ड आया, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो बना हुआ है कार्बन से, इससे भी और इससे भी, तो 2 हाइड्रोजन है। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता तो और हाइड्रोजन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होता, मतलब कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आने के चलते 2 हाइड्रोजन कम हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री का अनसैचुरेशन आ गया इसमें। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जितना हाइड्रोजन हो सकता है उतना हाइड्रोजन है। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे कार्बन जो है हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आप ये एक बात समझ लो कि एल्केन में कंप्लीटली कार्बन चेन में हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहां पे मैक्सिमम जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना हाइड्रोजन होगा। इसीलिए एल्केन में कह सकते हैं हम कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है, तो एल्केन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट एल्कीन में और एल्काइन में एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिन पोजीशंस में आएगा उन पोजीशंस में कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। अगर बॉन्ड नहीं होता है वो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड अगर नहीं होता तो हाइड्रोजन और भी हो सकता है। यानी कि इनमें जो है इन सेंटर में हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्डेड सेंटर पे या ट्रिपल बॉन्डेड सेंटर पे कह सकते हैं कि कार्बन
हाइड्रोजन से सैचुरेटेड नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन से सैचुरेटेड नहीं है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन है तो कितना डिग्री अनसैचुरेशन है, ये पॉइंट समझना है। अगर 1 पाई बॉन्ड आता है तो हम बोलते हैं 1 डिग्री अनसैचुरेशन, और 1 पाई बॉन्ड आने के चलते 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। इसमें हम देखें तो 2 पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आया तो 4 हाइड्रोजन कम हो गया। आप ये एल्केन से कंपेयर कर लो, यहाँ से यहाँ जब हम आ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो गया। अगर यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कम हो चुके हैं, 4 हाइड्रोजन कम हो गए हैं 2 पाई बॉन्ड आने के चलते, तो यहाँ पे 2 डिग्री अनसैचुरेशन, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0 डिग्री अनसैचुरेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की हम जो बात कर रहे हैं, एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होता है तो एल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, एल्कीन में ओनली 1 पाई बॉन्ड आएगा। एल्कीन हम उन्हीं को बोलते हैं जिनमें कार्बन चेन में ओनली 1 पाई बॉन्ड होता है, तो 1 पाई बॉन्ड आएगा, 2 हाइड्रोजन कम होगा, यानी कि एल्कीन में 1 डिग्री अनसैचुरेशन। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आया। एल्काइन का मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन में ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, और ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड मींस 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मींस 4 हाइड्रोजन लेस हो गया एल्केन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे 2 डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम इन टर्म्स ऑफ पाई बॉन्ड भी बात कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी बात कर सकते हैं। अगर 1 पाई बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन कम, तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री अनसैचुरेशन, या 2 हाइड्रोजन कम देन आप बोल सकते हो 1 डिग्री अनसैचुरेशन। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आया देन 2 डिग्री अनसैचुरेशन, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कम हुआ मींस 2 डिग्री अनसैचुरेशन। ठीक है, अब हम इसी चीज को साइकिल में देख लेते हैं। जैसे आप देखो ये 3 कार्बन का चेन है, यहाँ पे H3 H2 H3, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 0। ठीक है, अगर इसी को ऐसा आप देखो, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड में था, आप इसको सिंगल बॉन्ड में रखो और साइक्लाइज कर दो। अब आप साइक्लाइज करोगे तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन पे तो है ही ऑलरेडी, लेकिन पहले पे जो 3 हाइड्रोजन था और लास्ट पे जो 3 हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे भी अब 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में 2 हाइड्रोजन कम हुआ। मीन्स ओपन चेन को जब हम साइक्लाइज कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है, और 2 हाइड्रोजन कम होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 1। यानी कि आप ये समझो अगर ओपन चेन है हाइड्रोकार्बन का तो वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 0, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर उसको हम साइक्लाइज कर रहे हैं तो एक बॉन्ड बन रहा है एक्स्ट्रा, जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते आपका 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है, मतलब 1 डिग्री अनसैचुरेशन, यानी ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन 1 डिग्री अनसैचुरेशन आ रहा है। अगर ऐसा हो कि 2 साइकिल बन जा रहे हो, ओपन चेन 2 साइकिल में कन्वर्ट होगा, 2 साइकिल बाईसाइक्लो फॉर्म में हो सकता है या स्पाइरो फॉर्म में हो सकता है, तो वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 साइकिल बना हुआ है, मतलब 2 साइकिल बनने के दौरान 4 हाइड्रोजन कम हुआ होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया वहां पे 2 हो जाएगा, और 1 साइकिल बना होगा तो 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो फॉर्मूला यहाँ बना रहे हैं हम अब। एक तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ साइकिल, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और जितने साइकिल होंगे उतना डिग्री अनसैचुरेशन हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी हम बता सकते हैं, जितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं एल्केन के कंपैरिजन में उसका हाफ हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हमने समझा दिया अभी। तो इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस इन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए आपके, और इन फॉर्मूले के हिसाब से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। ठीक है, और आप इसको देख सकते हो, इसका यूज फिर कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो वापस से आप देख लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमने ये बताया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, ये सबसे फेमस टर्म होता है, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने तीनों बता दिया है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फैक्टर। ठीक है, नाम से आप देख सकते हो, इससे ये हो रहा है, इसके हिसाब से मैच कर रहा है, या इसके हिसाब से भी, किसी के हिसाब से भी। हम जनरली डबल बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है,
किसी भी मॉलिक्यूल का, उसमें देखना होगा कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने साइकिल हैं, दोनों काउंट कर लो, वही होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एल्केन के कंपैरिजन में जितना हाइड्रोजन कम होगा उसका हाफ कर दो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट आपका। अब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे, बट इसके पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें कि मैं बता देता हूँ आपको कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ रहे हैं अभी। ओके, देखो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइइन, एल्काट्राइइन, बाइसाइक्लो, ट्राइसाइक्लो, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, ठीक है, इसमें देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन सबका क्या होगा, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फैक्टर। ठीक है, तो एल्केन में तो 0 होता है, एल्कीन में 1 पाई बॉन्ड तो 1 हो जाएगा, एल्काइन में 1 ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 हो जाएगा। एल्काडाइइन, आप देखो एल्काडाइइन, डाइइन मीन्स 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड के केस में क्या हो जाएगा 2। एल्काट्राइइन, ये एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का, ट्राइइन मतलब 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बाईसाइक्लो, बाई मीन्स 2, साइक्लो मीन्स साइकिल, यहाँ पे 2 साइकिल है तो 2 डिग्री अनसैचुरेशन। ट्राईसाइक्लो 3 हो जाएगा। साइक्लो एल्कीन, अब आप देखो एल्कीन तो एल्केन समझते हो, साइक्लो एल्केन, एल्केन, एल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 0, बट उसको साइक्लाइज किया, साइक्लाइज करेंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा तो 1। सिमिलरली साइक्लो एल्कीन, एल्कीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है 1। ठीक है, तो 1 है और साइक्लाइज किया हुआ है तो 1 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही देख सकते हैं साइक्लो एल्काइन, तो साइक्लो एल्काइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, एल्काइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है 2 और साइक्लाइज किया तो 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप देख सकते हो। ये तो हमने बात किया हाइड्रोकार्बन का, ये सब तो आपका हो गया हाइड्रोकार्बन में देखा, बाकी फंक्शनल ग्रुप वाले में भी ये चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले में कैसे करने वाले हैं देखो जैसे कि फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स क्या ले लेते हैं, सबसे पहले मान लो हम ले लेते हैं एल्कोहल, अगर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। ठीक है, अगर अनसैचुरेटेड होगा तो आपको बोला जाएगा। तो एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल को हम क्या मान के चलते हैं, एल्केन में हाइड्रोजन हटा के और यहाँ पे OH लगा देते हैं तो ये एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पाई बॉन्ड वहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, साइकिल कुछ आ नहीं रहा है, बस सिंपल एल्केन में, यानी कि एल्केन में हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया तो ये हो गया एल्कोहल। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 0। अब बात कर रहे हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है और ये कीटो ग्रुप और यहाँ पे H, ये कंपाउंड देखो आप, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया हुआ है। ठीक है, कीटो ग्रुप में, और ये एल्काइल मतलब एल्केन से जो हाइड्रोजन बना है, तो एल्केन से हाइड्रोजन जो बना होगा उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ होगा नहीं, सैचुरेटेड होता है ये। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो स्पेशली बोला गया रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला गया है, एल्काइल बोला गया है, मीन्स सैचुरेटेड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 1 ड्यू टू कीटो ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली कीटोन की बात करें अगर हम, तो कीटोन में अगर हम देखें तो RCOR ये कंपाउंड होता है कीटोन, इसमें भी देखो यहाँ पे कीटो ग्रुप अनसैचुरेशन सेंटर कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे अगर हम एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOR
OH। तो यहाँ पे भी कीटो ग्रुप है, ड्यू टू कीटो ग्रुप ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 1। एस्टर्स की हम बात करते हैं तो एस्टर्स में क्या होता है RCOOR। तो यहाँ पे भी ड्यू टू कीटो ग्रुप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे एनहाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एनहाइड्राइड, अगर हम एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो एनहाइड्राइड कंपाउंड कैसा होता है RCOOCOR। यहाँ पे 2 कीटो ग्रुप है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 2। ठीक है। इस तरीके से ये तो डिफरेंट क्लास के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने देखे। ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप देख रहे हो। अब इस पे क्वेश्चंस थोड़ा सा देखते हैं आगे हम। ठीक है। तो अभी मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। ओके। देखो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो बेंजीन। बेंजीन होता है C6H6 स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है। हाइड्रोजन नहीं बनाए तो चलेगा, बट बना दे रहे हैं फिलहाल। तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 एंड प्लस एक साइकिल है 1। तो ये कितना हो जाएगा टोटल यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। यही होता है ना फार्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है ये। और एक बात आप समझ लो, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड होता है। ये आपको पता होगा वैसे बॉन्डिंग के हिसाब से। ठीक है। ये हुआ, ये तो हो गया बेंजीन। ऐसे ही ले लेते हैं अगला कंपाउंड नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन क्या होता है, ये होता है नेफ्थलीन, 2 बेंजीन कनेक्टेड होता है बाईसाइक्लो के तरीके से और ये पाई बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड टोटल कितने हो गए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 एंड साइकिल कितने हो गए 2। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है। सिमिलरली अगला एग्जांपल देखते हैं एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन 3 साइकिल होते हैं, बेंजीन 3 बेंजीन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। 3 बेंजीन कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे और 3 बेंजीन कनेक्ट करके कंप्लीट करते हैं बॉन्ड इसका। तो ये हो जाएगा। अब देखो 3 तो साइकिल हो गए, पाई बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड प्लस नंबर ऑफ साइकिल, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 3 यानी कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से क्वेश्चंस डायरेक्टली भी एग्जाम में आता है कि कोई भी स्ट्रक्चर देके या कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देके कितने बनेंगे। एक और फार्मूला होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है, जो कि बुक्स में रहता है, तो उसको भी बता देंगे। बट पहले ये सिंपल तरीके से जिसमें डायरेक्टली निकल सकता है पहले ये देख लेते हैं, फिर उसको देख लेंगे लास्ट में। ठीक, इससे आगे बढ़ रहा हूँ मैं एग्जाम्पल लेके। हाँ देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मान लो ये ले लिया हमने CHO C2H C2H NO2 NO2 OH COOH। देखो अब ये क्वेश्चन आप इस टाइप से एग्जाम में आ सकता है कि ये दे दिया क्वेश्चन हमने, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको देखना है कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो यहाँ बेंजीन है, तो बेंजीन है तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होंगे इसमें, ये होगा ये होगा ये होगा 3 पाई बॉन्ड हो गए। इसके बाद ये जो CHO है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, CHO ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। NO2 में एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। C2H देख लो आप, C2H कैसे होता है, इसको नहीं तो मैं अलग से बना देता हूँ। ठीक है। देखो आप COH
ओ ओ, यहाँ पे क्या है सी ओ ओ एच, और यहाँ पे क्या है ओ एच। ये है आपका C2H। C2H कैसे होगा, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, पहले तो पाई बॉन्ड काउंट करो, जितने डबल बॉन्ड होंगे और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उन्हीं में पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड, ठीक है, और साइकिल तो एक वहाँ पे आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, देखो आप यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हो गए, एक तो यहाँ हो गया, ठीक है, एक यहाँ हो गया, ठीक है, एक यहाँ हो गया, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फिर दो पाई बॉन्ड हो गया, और एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, ठीक है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और प्लस 1 साइकिल, यानी कितना हो गया 11। एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 11। इस तरीके से आपको एग्जाम में रहेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड ले लिया हमने, ऐसे दे दिया हमने। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आपको बताना है तो क्या करना होगा, देखो आप पाई बॉन्ड देखो पहले 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, साइकिल कितने हो गए 1 2 3 4, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 3 + 4, यानी कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी कंपाउंड में आप ऐसे बता सकते हो। अब मैं बताता हूँ इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर ये ठीक है तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कोई आपसे बोले कि एल्कीन और ले लेना हम एल्काइन, सॉरी साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, ठीक है। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, साइक्लो एल्केन का भी CnH2n। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, ये तो हो गया जनरल फार्मूला, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1, इसका भी कितना होगा 1, ठीक है। पहले तो आप ये बात समझो कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है तो हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो सेम होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाइड्रोजन कार्बन के रेशियो को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एटम्स हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं। तो जिन हाइड्रोकार्बन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा, वो जो हाइड्रोकार्बन होंगे आइसोमर्स होंगे, मतलब उनमें क्या होगा जनरल फार्मूला सेम हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा मतलब कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो सेम होगा, और अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन कार्बन ही है कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो अगर सेम है मीन्स आपका जनरल फार्मूला सेम हो गया। तो हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो सेम मतलब वो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे आइसोमर्स, और इसीलिए इनका जो जनरल फार्मूला होता है आपका ये सेम होता है, ठीक है, यानी कि ये आइसोमर्स हो गए, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि C4H8 के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि C4H8 कौन सी क्लास में बनेगा। तो C4H8 मतलब कि कार्बन से डबल है हाइड्रोजन, कार्बन से डबल है हाइड्रोजन, तो कार्बन से डबल मतलब कि यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1, और 1 कहाँ कहाँ पे होता है एल्कीन में होता है, साइक्लो एल्केन में होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों में बन जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली ऐसे अगर हम देखें एल्काइन साइक्लो एल्कीन, एल्काडाइन
बाईसाइक्लो स्पाइरो, ठीक है। ये सब आपके हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब अगर इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा, इन हाइड्रोकार्बन का अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा, मतलब हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो सेम होगा, मींस जनरल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। और जनरल फार्मूला सेम होगा मतलब आइसोमर्स होंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो आप इन सब का, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एल्काइन का होता है 2, साइक्लोएल्किन का भी होता है कितना? 2, ठीक है। एल्काडाइन का भी होता है 2, बाईसाइक्लो का भी 2, स्पाइरो का भी 2। इसका मतलब इन सब में हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो सेम होगा, यानी कि इनका जनरल फार्मूला सेम होगा, CnH2n-2। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मान लो C5H10, इसके स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, ठीक है, या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन सब क्लास में, मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में एल्कीन एल्काइन भी बनेगा, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में साइक्लोएल्कीन भी बनेगा, एल्काडाइन भी, बाईसाइक्लो भी, स्पाइरो भी, ये सब कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल इसके हिसाब से फिर आता है आंसर बना के। अब हर एक क्लास में स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, वो मैं सेपरेटली बताया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि C4H10, सॉरी C4H6, C4H6 के कितने साइक्लिक आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अगर कोई पूछे साइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2008 में आया था शायद, ठीक है। C4H10 के साइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे, तो C4H6 क्या है आपका? C4H6 आपका ये बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है और साइक्लोएल्कीन है। अब स्पाइरो में आपको मालूम है कंपाउंड जो होता है 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो C4H6 इन दो क्लास में बनेगा, इन दो क्लास बना के आंसर दे दो। इसका आंसर आता है साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन 4 बाइसाइक्लो 5 आंसर आता है इसका, ठीक है। मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था। तो इस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो ये तो हमने देखा हाइड्रोकार्बन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूज करके कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंपाउंड कौन से क्लास में आएगा। इसके बाद से हम आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप वाले में, ठीक है। ओके, देखो जैसे कि एल्कोहल और हम ले लेते हैं ईथर। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कोहल में एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, मतलब कि +1 हो गया और एक OH लगा देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो CnH2n+2 और O। मतलब आप बोल सकते हो कि एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है उसमें कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मतलब एल्केन का जो फार्मूला होता है वही एल्कोहल का फार्मूला हो गया, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ठीक है। ईथर का अगर हम देखें तो ईथर का भी हो जाएगा ROR। ईथर ऐसे होता है ROR। ये फंक्शनल ग्रुप, और इन दोनों को जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी जनरल फार्मूला जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा CnH2n+2O। मतलब इसका भी जनरल फार्मूला और इसका जनरल फार्मूला, दोनों का जनरल फार्मूला ये क्या है आपका? सेम है। जनरल फार्मूला सेम है मतलब ये दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं। तो ये तो आप पहले वाले कॉन्सेप्ट से समझ गए, लेकिन अब डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करके ये बात कर सकते हो। देखो एल्कोहल में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, साइकिल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है मतलब 0 डिग्री अनसैचुरेशन। और एल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो मालूम है, एल्केन वाला है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। ईथर में भी वही चीज है, ईथर में भी वही रेशियो है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। मतलब अगर दो कंपाउंड आइसोमर्स हैं कि नहीं, जैसे मान लो कोई बोले कि एल्कोहल और ईथर आइसोमर्स हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए हाइड्रोजन कार्बन के अलावा जो एटम है उसको पहले देख लो मैच हो रहा है कि नहीं, सेम सेम है कि नहीं। उसके बाद से क्या करना है, हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो देख लो। और हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो। तो हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो जो आपका एल्कोहल में है वही आपका ईथर में है, और उसके अलावा ऑक्सीजन दोनों में है, यानी कि दोनों का जनरल फार्मूला सेम आ जाएगा, यानी कि दोनों आइसोमर्स होगा। और यही चीज आप बात कर सकते हो एसिड में और एस्टर में। एसिड में क्या होता है? एसिड में RCOOH होता है, एस्टर में RCOOR होता है। तो एसिड में भी 2 ऑक्सीजन है, एस्टर में भी 2 ऑक्सीजन है। पॉइंट क्या है, एसिड में भी 2 ऑक्सीजन, एस्टर में भी 2 ऑक्सीजन। इसके अलावा दोनों में हाइड्रोजन कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन। तो जो डिफरेंट एटम है, हेट्रो एटम है, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस टाइप के जो आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप में, वो अगर सेम है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है तो आइसोमर हो जाएगा।
बिल्कुल सिंपल। यानी कि आप बात कर सकते हो, अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि कोई बोल दे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ठीक है। और हम ले लेते हैं अगला एस्टर। तो एस्टर होता है RCOOR, ये हो गया, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1, और इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? सेम है। और दोनों में 2 एटम है एक्स्ट्रा, जो कि उससे अलग है, ठीक है। ऑक्सीजन एक है यहाँ पे एक्स्ट्रा, और इसमें भी, इसमें 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, तो अगर इसका जनरल फार्मूला आप देखोगे ना, तो इसका जनरल फार्मूला आ जाएगा 1 डिग्री अनसैचुरेशन है तो CnH2n, और 2 ऑक्सीजन है, दोनों का सेम आएगा। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो तो सेम है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, और दोनों में 2 ऑक्सीजन है। यानी कि दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि C4H8K O2K ऐसे कोई दे दे कि इसके आइसोमर्स कितने होंगे, तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन से क्लास का कंपाउंड है। तो इसके लिए आपको सोचना है कि 2 ऑक्सीजन कहाँ होता है। तो 2 ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन में होता नहीं है, अल्कोहल में होता नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन में होता नहीं है, एसिड और एस्टर में ही होता है। तो 2 ही जगह ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन में मिला हमें। अब ये देखना है दोनों का सेम फार्मूला है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 ऑक्सीजन तो दोनों में है, उसके अलावा जो एटम है हाइड्रोजन और कार्बन, उनका रेशियो सेम है कि नहीं है। और इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है कि नहीं, ये देखना होगा, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन तो दोनों में है 2-2, उसके अलावा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी दोनों का सेम है। इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स होंगे, और ये आप फार्मूला से भी देख रहे हो और यहाँ से भी देख रहे हो। तो अगर फार्मूला नहीं भी किसी को ध्यान आ रहा है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूज करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ये कौन कौन सी क्लास में होगा, और उसके बाद से हर एक क्लास में स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ठीक है, जो कि सेपरेट बताया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों बन जाएंगे। इसमें अगर एग्जांपल देखना हो तो आप यहाँ के एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं ऐसे C4H10O, ये दे सकते हैं। और इसमें पूछ सकते हैं कितने आइसोमर्स होंगे। तो आप देखो पहले ये कौन सी क्लास का कंपाउंड है, ये कौन सी क्लास का कंपाउंड है? ये एक ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? एक ऑक्सीजन आपका होता है अल्कोहल में और ईथर में, और तो कहीं होता नहीं है। तो 2 ही जगह मिला, एक ऑक्सीजन अल्कोहल में होता है और ईथर में होता है। अब ये 2 जगह है, अब ये दोनों आइसोमर्स हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स है कार्बन और हाइड्रोजन, उनका रेशियो सेम है कि नहीं। अब उसके लिए यूज कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों का सेम है, तो आइसोमर्स हो गए, तो दोनों क्लास में कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कोई दे दिया एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? 1। और कीटोन का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? 1। तो और इन दोनों में एक ऑक्सीजन होता है, यानी कि दोनों का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO, ठीक है। तो ये आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो ये आइसोमर्स हैं। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा है, जैसे देखो, जैसे C4H8O, इसमें कोई पूछता है इसके बताओ आइसोमर्स, तो आप एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है। अल्कोहल भी बन सकता है बट अनसैचुरेटेड बनेगा, ठीक है। तो आगे डिटेल में और जाएंगे तो यहाँ से बात करेंगे। अभी आप इतने को समझो और इसके हिसाब से आप आइसोमर्स बना सकते हो, ठीक है। और कायरल कार्बन का भी इंट्रोडक्शन हम लास्ट में दे देंगे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो वहाँ पे। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये अपडेट रखो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए एंड जेई नीट दोनों के लिए, ठीक है। आइसोमर्स बनाना आना चाहिए और ये बहुत आसान है। आपको बस सिंपल इतना सा काम करना है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास में फार्मूला आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए, जो कि मैंने बताया हुआ है। उसके बाद से अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि ये कौन कौन सी क्लास से मैच कर रहा है, उन क्लास में ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टोटल के लिए फिर
ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बाकी एक दूसरा बताया हुआ है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में, और उसके बाद से उससे आगे बढ़ेंगे। आगे हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें काफ़ी ईजी है, ठीक है। जितने भी हम कंपाउंड्स देखे अब तक, यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन देखा, ठीक है, अल्कोहल देखा, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमीन्स, अमाइड्स, इन सब डिफरेंट क्लास के कंपाउंड्स हम देखे कि हर एक क्लास में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, किसी एक पर्टिकुलर मॉलिकुलर फार्मूले में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये सब हमने समझ लिया। तो अब सेकेंड स्टेज हमारा ये आता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज में, उन सब कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा पार्ट आने वाला है नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग से पहले तो ये हमने सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट कितने क्लास हैं और हर एक क्लास का जनरल फार्मूला क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब इसके बाद से हम बात करेंगे उनकी नेमिंग की। तो नेमिंग एक्चुअली में टू टाइप से होने वाला होगा, एक तो कॉमन नेम, दूसरा आईपीसी नेम। तो कॉमन नेम का कोई कॉमन सिस्टम नहीं होता है, बट आईपीसी नेम के लिए आईपीसी रूल होता है। तो हम आईपीसी रूल की बात करेंगे और कॉमन नेम पैरेलली सीखते चलेंगे। कुछ तो हमने यहाँ देखा भी है, बाकी डिटेल में कंप्लीट जब नेमिंग करने वाले होंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाकी इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं फिर।